हे गाइस, स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो आज हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके पास क्या है। बताओ ये जो गिवन रेशियो है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, ठीक है जी, वो चेक करना है कि क्या वो डायमेंशनलेस है। उसके बाद इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। एंड थर्ड हमने बताना है कि जो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा उसका क्या मतलब है। ठीक है जी। सबसे पहले डायमेंशनलेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड लगाएंगे। तो देख सकते हो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं। देखो जी, आपके पास के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, पहले इनको समझते हैं ये क्या है। के आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है जी। इनकी इसके अगर यहाँ से हम देखें तो के आपके पास यूनिट्स पता होने चाहिए जी आपको। ठीक है, के यूनिट्स आपको पता है सर, हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। चार्ज का यूनिट कूलम रहता है तो कूलम स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर है। यहाँ पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ जो हैं, ग्रेविटेशनल लॉ में जो जी का काम है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यानी कि कूलम्स लॉ में के का काम रहता है। यानी कि यहाँ से आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे वो जो काम चार्ज करता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ में वो काम कौन करता है, मास करता है। तो वहाँ पे लिख दोगे मास का यूनिट किलोग्राम, तो पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, अगेन दो मासेस हैं तो केजी स्क्वायर। खत्म बात। यहाँ से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 1। यहाँ देख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर चला जाएगा, कोलम स्क्वायर कोलम -2 चला जाएगा, केजी -2 केजी +2 कैंसिल 1 बचेगा। और यहाँ से आप लिख सकते हो क्लियरली कि इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा m0 l0 t0। क्लियर, खत्म बात। हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है। चेक करना था डायमेंशनलेस है, तो हाँ जी ये क्या है आपके पास गिवन जो ये रेशियो है वो क्या है, डायमेंशनलेस है। एक तरीका ये है। ठीक है, उसके अलावा लेकिन अगर आपको रिलेशन याद नहीं है, सॉरी यूनिट्स याद नहीं है अगर, तो क्या करोगे, आपको यूनिट याद नहीं है तो देख सकते हो आप यहाँ पे, फिर उस टाइम इसको कैसे सॉल्व करोगे, यूनिट को कैसे सॉल्व करोगे। सर हमारे पास हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। एक हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ और एक हमने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल लॉ। यहां से दोनों से ही चीजें सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा है F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पढ़ा है F = G M1 M2 बाई R स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ से K की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो दैट विल बी FR स्क्वायर बाई Q1 Q2, और यहाँ से अगर मैं G की वैल्यू निकाल चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ FR स्क्वायर बाई M1 M2, है कि नहीं। यहाँ से अब अगर चाहो तो अब क्या कर सकते हो, यूनिट लगा दो जी। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर तो मीटर स्क्वायर, चार्ज स्क्वायर, और ऊपर जाके बन जाएगा कोलम -2। यहाँ चलते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर तो मीटर स्क्वायर, ये मास तो आपके पास हो जाएगा केजी -2। यानी कि यहाँ तक आप पहुँच जाओगे केजी -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। यहाँ तक कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये देख सकते हो चार्ज है तो कोलम स्क्वायर, मास इंटू मास केजी तो केजी स्क्वायर आपके पास निकल जाएगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो ये यहाँ से निकाल सकते हो आप। ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ से आप जी और के की वैल्यू निकाल सकते हो, उनके यूनिट्स निकाल सकते हो। ठीक है जी। एक बार यूनिट निकल गया तो यहाँ से ये सॉल्व करोगे, आपको प्रूव कर दोगे कि गिवन जो आपके पास रेशियो है दैट इज डायमेंशनलेस। क्लियर है इतनी बात। इसके आगे चलें। अब कहता है बताओ इस रेशियो की क्या वैल्यू है। ठीक है जी, तो रेशियो की वैल्यू निकालते हैं जरा। अब इन वैल्यूज को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, याद तो आपको रखनी पड़ेंगी वैल्यूज, क्योंकि ये जो आपके पास देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हमें पता है 9 × 10⁻⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम उसका स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 2.2 × 10⁻39।
यानी कि अब कहता है वैल्यू भी निकल गई, चेक भी कर लिया हमने कि ये डायमेंशन लेस है। तीसरा कहता है कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी इस रेशो की ke² GME इसकी जो वैल्यू का रेशो निकलेगा, रेशो का जो वैल्यू निकलेगी उसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दैट रेशो सिग्निफाई। तो वो रेशो कहता है कि आपके पास यहाँ पे इन दो टर्म्स को, यहाँ पे ke² GME यहाँ उनको ध्यान से देखें तो उनका रेशो आ रहा 2.2 × 10⁻39 के बराबर। यानी कि इधर की तरफ बात करें तो ke² लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाई यहां भी लिख सकता हूं GME बाई r²। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है, ठीक है जी। चार्ज है दोनों पे ये, और इसका मास है me, इसका मास है mp। आपको पता है दो बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैं तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, और दो चार्जेस है तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी, और उन दोनों के रिलेशंस आपने पढ़े हुए हैं कॉलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के कंपैरिजन में। तो ये वही चीज़ है। तो ये आप लिख सकते हो ke² r² आपने अभी बोला सर दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। GME r², आपने अभी बोला सर हमारे पास किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। यानी कि यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास कितना बचेगा ke² GME और ये टर्म तो सेम है। यानी कि यहाँ से जो हमारे पास ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 2.2 × 10⁻39। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक फोर्स है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe इज फार ग्रेटर देन Fg, और कितनी बड़ी है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि Fe जो है वो 2.2 × 10⁻39 टाइम्स Fg से ज़्यादा है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दो चार्जेस E उस टाइम उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, लेकिन वो उनका मास भी तो है कुछ Me और Mp है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ मास तो है, उन वहाँ पे लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उन पे चार्ज भी है तो लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली हमें पता है देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है जी। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पढ़ते हैं वो हेवनली बॉडीज़ के लिए पढ़ते हैं जिनके बहुत ज़्यादा मासेस होते हैं, ठीक है, जिनका साइज बहुत ज़्यादा होता है। जबकि स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके लिए क्लियरली हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होती है। और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की बात करें तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2.2 × 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और यही इसका मतलब था, ठीक है जी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो जी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।